आप सब लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ में आप कौन बैठे हैं, आप इनको सब पहचानते हैं। वर्ल्ड फेमस ताऊ, किसान आंदोलन के समय सबसे बड़ी आवाज़। आज की तारीख में जितने वीडियो इनके वायरल होते हैं शायद ही किसी के होते हैं। और ताऊ जितने बेबाक बोलते हैं और इनके जो विचार हैं वो सुनने लायक विचार होते हैं। ताऊ, आपको क्या बोलूँ मैं आपको, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला मेरे लिए। और आपको पूरा देश देख रहा है, उनको बड़ा अच्छा लगता है आप जो अपनी बातें कहते हैं दिल की, और आप तो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, तो आपको असलियत पता है क्या हो रहा है देश में। तो अभी प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1000 साल, मतलब आपको अभी जन्म लेने पड़ेंगे, 14 या 15 जन्म बाद उनका विजन आपको पता लगेगा। एक हमारे यहाँ कहते हैं लपेटना। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे थे तो जनता ऐसे कर रही थी कि जितनी जल्दी लपेट सके, फिर ऐसे करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है? 2022 में ये प्रधानमंत्री बोलता है कि सन 47 तक देश तरक्की करेगा, और 1 साल के बाद आगे बोलता है कि 1000 साल बाद इसका परिणाम आएगा, मतलब 10-20 पीढ़ी बाद। तो एक 14 कहावत से मुझे 15 जन्म, एक 14 से कहावत 15 मुझे जन्म लेने पड़ेंगे आपको। तो पता नहीं है, क्योंकि आगे आगे उम्र घटेगी तो और ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि पहले 100 साल होती थी, अब कम होती है, तो आगे आगे घटेगी। तो एक हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक जो लाला था, लाला टाइप, उसके यहाँ, क्योंकि देश में 12 महीने होते हैं साल में, तो उसके यहाँ 11 महीने का अनाज था। तो वो सोचने लगा कि 1 महीना भूखा रहना पड़ेगा, वो परेशान रहने लगा। तो उसने अपने सलाहकार मोदी से बात की कि भाई 11 महीने का अनाज है, 1 महीना तो भूखा रहना पड़ेगा। मोदी बोला मैं तुझे तरकीब बता देता हूँ, आराम से कटेंगे। बोला पहला महीना भूखा काट लो, सब परिवार भूखा रहो, फिर 1 महीना भूखा रहोगे तो 11 महीने आराम से खाओगे। और वो 1 महीने में सारा परिवार भूखा रह के मर गया, सबका सब धरा रह गया। तो वही प्रधानमंत्री का विजन है कि कभी 47 की बात करता है, कभी 1000 साल की बात करता है। अरे भूख आज लगी है, खाना सन 47 में या 1000 साल बाद मिलेगा तो देश की जनता का क्या होगा? जो देश की जनता 5 किलो अनाज पे जिंदा रहती हो। हाँ, तो 5 किलो अनाज तो मिल रहा है ना आप लोगों को। अरे 5 किलो अनाज देता है और 400 का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का कर देता है। ये क्या है? देखिए, 9 बार ये पहले बोला, 10वीं बार कल बोला। तो 9 बार में इन्होंने 25 लॉलीपॉप देश की जनता को लाल किले से दिए थे। अच्छा, आपको पूरी गिनती है आपको। उनमें से एक भी लॉलीपॉप ये अभी तक पूरा नहीं दे पाया किसी को, और कल 5 लॉलीपॉप और दे दिए, तो कुल मिला के 30 लॉलीपॉप ये दे चुका है। क्यों आपके वंदे ट्रेन चल रही हैं, इतने हाईवे बन रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इतनी रोड बना रहे हैं, सब बन तो रहा है। अगर आप चाहें तो मैं देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, और जो रोड के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी को मैं चैलेंज करता हूं। इन्होंने भाई हमारे गाजियाबाद के यहाँ और दिल्ली के यहाँ एक पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया है, और जितनी उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर की स्पीड दी है उन्होंने उस पर। और अगर 120 किलोमीटर की स्पीड से, छोड़िए आप 100 किलोमीटर की स्पीड से भी अगर वो किसी छोटी गाड़ी में बैठ करके उस पूरे हाईवे को पार नहीं कर सकते, तो अच्छा, दोनों तरफ पहले एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल में पहले बेड बुक करना पड़ेगा इनके लिए। ये क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसे कूदती है गाड़ी, ऐसे उन पर ऐसे। अच्छा। और देश का जो मैं अभी बता सकता हूँ कि हमारे देश में सबसे बेस्ट हाईवे कानपुर से लखनऊ का है। मैं एक गाड़ी से उसमें गया, पहली बार उस पर गया था, किसी आप जैसे भाई की गाड़ी थी। तो वो जब कब मैं बना था? वो बना था शायद 17 से पहले। ओके, ठीक है, 15-16 के आसपास, 15-16-17 के आजू बाजू। 16 मतलब सरकार जाने 17 में, मार्च में सरकार गई थी, और ये शायद 2016 के दिसंबर में, शायद उसका नवंबर दिसंबर में उसका
उद्घाटन हुआ था। और वो देश का पहला हाईवे है जिसपे फाइटर प्लेन उतरे थे। अच्छा अच्छा, समझ आ गया। तो आप एक बार बताओ, आप भी तो बेबाक बोलते हो सरकार के खिलाफ, तो सरकार के जो अंधभक्त हैं वो तो आपको बहुत गालियां बकते होंगे, फेक आईडी बना के ये वो कर देंगे, तुम्हें उठा लेंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तो आपकी माँ बहन को गालियां बकना, ये तो उनका काम है, इनका जन्मसिद्ध अधिकार है गालियां बकना। ये कौन है अंधभक्त? ये कौन सी प्रजाति बना दी 2014 के बाद? इनको कुछ दिखता नहीं है क्या? एक कहावत है कि ये दे रहे हैं कुछ, मेरे से ले तो रहे नहीं। ये भी बात सही है। और मैं जितना ये मुझे गालियां देते हैं उतना मैं खुश होता हूँ कि शायद जो बात मैं कहना चाहता था मेरा तीर निशाने पर लगा है। ये तो बात पक्की है कि ये लोग भी तकलीफ में तो हैं, मगर ये बोल नहीं सकते। देखिए एक चीज है, 1100 रुपए का सिलेंडर, 1100 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर हमारे गाजियाबाद में मिलता है। और वो 1150 का मुझे भी मिलता है, और जो आंख बीच के अंधभक्ति करे बैठे हैं उनको भी 1150 का मिलता है। तो मैं खुश हूं कि मैं सरकार की गलत नीतियों का मैं विरोध कर रहा हूं। शायद सरकार मुझे 1100 रुपए का इसलिए दे रही है, लेकिन वो चाटुकारिता कर रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं, उनको भी 1100 का मिल रहा है। तो जब मिलना ही उतने का है तो फिर तलवे क्यों चाट रहे हो? या तो उन्हें 500 रुपए का मिल रहा हो, 400 रुपए का मिल रहा हो, चलो भाई चाटुकारिता करना ठीक है। ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इस पर कोई जवाब नहीं देता। मगर ताऊ ये लोग तो चलो मैं तो मोदी से सिर्फ एक ही चीज पूछता हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरे चाहने वाले हैं, मुझे दिल से प्यार करते हैं, वो मुझे बातों में नहीं देखना चाहते। तो वो देखना ही चाहते हैं कि ताऊ कुछ ना कुछ आज फेंकेगा इनके लिए। तो आज सीधा मोदी को है। गुलाब गुलाब राहत इंदौरी जी, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है बता। मैं आ रहा हूं, बताओ तेरे शहर में इंतजाम क्या। ताऊ मुझे एक चीज ये बताइए, चलिए आपने बोल दिया कि अनभक्तों को नहीं दिखता, हमारा आज की तारीख में जो मणिपुर में हुआ था, आपने भी देखा था वो वीडियो 2 महिलाओं का, तो उसमें भी अनभक्त कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे इनके घर में तो कोई माँ बहन है ही नहीं, ऐसा लगता है। और जो इनकी नेता हैं औरतें, जो नेता हैं, जैसे स्मृति ईरानी जी हो गई, रेखा शर्मा जी हो गई, इनके प्रवक्ता हैं, इतनी महिलाएं हैं, वो भी कुछ नहीं बोली हैं उसके लिए, ऐसा क्यों है? देखिए संसद में अब हमारे देश में लोकतंत्र तो रहा नहीं। भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है। नहीं, लोकतंत्र कैसे नहीं है? आप अभी भी वोट करते हैं, आपको वोट करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल लोकतंत्र है। नहीं है। क्यों? आपको वोट करने का हक मिल रहा है। आप अभी नहीं है। आज जो मोदी जी के लिए आप बोल रहे हो, आपको आजादी मिली है ना बोलने के लिए, ये अभिव्यक्ति की आजादी है ना। किसको आजादी है? आप बोलते हो ना बिंदास, आप बिंदास बेबाक बोलते हो, आपको कोई पकड़ने तो नहीं आया? पकड़ने यहाँ एक पत्रकार अगर कहीं दूर से आता है वीडियो कवरेज करने, 2-2 साल तक जेल में पड़ा रहता। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप इतने बेबाक बोले किसान आंदोलन के समय में, आपकी आवाज बहुत बुलंद आवाज थी आपकी या टिकैत साहब की, तो उस आपको तो कभी इसके अंदर आपको तो कभी जेल में नहीं डाला, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, आप तो बोलते ही हो ना। नहीं, मैं तो कहता हूँ, तो लोकतंत्र इसी को तो बोलते हैं कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी। देखिए लोकतंत्र बचा नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ रामपुर में भी चुनाव हुआ था, उपचुनाव, वहां लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, तो फिर लोकतंत्र कहाँ? वोट नहीं डालने दिया था। हाँ, अभी मणिपुर का एक सांसद ने बोला ना, मेरे हाथ बांध रखे थे संसद में, मुझे बोलने नहीं दिया, तो ये लोकतंत्र है? संसद में मैं ये इसीलिए तो कहता हूँ कि इस देश में तानाशाह का राज है, और जब राजा के राज में आपने कहा कि इनके प्रवक्ता नहीं बोलते, तो मैं प्रवक्ताओं को कहता हूं कि ये तो भट्टे के मुंशी हैं, और जितने इनके सांसद हैं ये गुलाम है, और गुलाम कभी राजा के सामने बोल नहीं सकता, वो तो हाथ बांध के खड़ा रहता है। तो आपने देखा होगा, राजा अगर झूठ बोलता है तो भी वो ताली पीटते हैं, और राजा सच बोलता है तो भी वो ताली पीटते हैं। तो ये तो ताली पीटने वाले हैं। हमारे यहाँ एक तीसरी कौम होती है ना, वो ताली पीटने वाले बेचारे आते हैं, उनको तो बदनाम किया जाता है, असली तो ये है। सही बात है।
ऐसा ही लगता है। मगर एक बार बताएं ताऊ, जब वो आपने वीडियो देखा था तो आपको कैसा महसूस हुआ था? आपको इसमें बुरा लगा था कि आपके देश में, अपने देश में ऐसी हरकत, मतलब इसके बलात्कार तो होते ही थे, फिर बलात्कार के बाद तो लोगों के टुकड़े भी करके उनको कभी कहीं फेंक दिया जाता था, कोई बोरे में मिलती थी, अब तो इस बात की तो हद हो गई। तो आपको कैसे अंदर लगा था जब आपने वो वीडियो पहली बार देखा था? मतलब किसी की भी महिला, मतलब किसी की भी घर की महिलाएं हो सकती है ना, वो तो कल। मैंने यही तो कहा था कि आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी भी होगी। मैं इसीलिए तो लोगों से कहता हूं कि सच बोलो, सच बोलो, गुलामियत छोड़ दो, वरना आज वो मणिपुर की बेटी थी, कल वो मेरठ की बेटी होगी, परसों दिल्ली की बेटी होगी। आपने देखा था अंकिता भंडारी उत्तराखंड, बीजेपी वाले। आपने हाथरस कांड देखा था। ये हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, और रात को 2 बजे उसका पेट्रोल डाल के और कूड़ा डाल के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान है कि सूर्यास्त होने के बाद हिंदू धर्म में अंत्येष्टि नहीं होती, और ये तब कर रहे। तो ये ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये तो सिर्फ सत्ता की कुर्सी के हैं। और उस बेटी को देख करके जो ना रोया हो वो हृदय नहीं पत्थर है। मेरे हिसाब से तो इंसान ही नहीं है, क्योंकि इंसानियत ही खत्म हो गई। अगर आपको वो देख के भी बुरा नहीं लगा तो आप में इंसान नहीं बचा। इनको इंसान कहना इंसान का अपमान है, इंसानियत का अपमान हो गया। और इसके अंदर जो आज की तारीख में मीडिया है ताऊ, जैसे सुधीर है, अमीश है, सुशांत है, अमन है, ये लोग जो कर रहे हैं आज की तारीख में, अर्नब है, ये लोग जो कांड करके बैठे हुए हैं, जो कांड करते हैं रोज, ये इनकी भी आवाज नहीं खुलती। ये किस तरह के लोग हैं? ये सब 100 करोड़ के हैं, कोई 50 करोड़ का है, कोई 25 करोड़ का है। क्या करेंगे ये लोग फिर? ये तो सब यहीं का यहीं रह जाए। और ये इनके घर में भी तो महिलाएं हैं, इनके भी बच्चे हो सकते हैं, इनके घर की महिलाएं हो सकती। इनको ये नहीं पता, जिसको आप सुधीर चौधरी कह रहे हो, 100 करोड़ की रिश्वत मांगने में जो तिहाड़ जेल में रह गया हो, क्या वो पत्रकार हो सकता है? अब अंधभक्तों की नजर में तो बहुत ही बड़ा पत्रकार है, और वो कहते हैं राष्ट्रवादी पत्रकार है, वो नेशनलिस्ट। हाँ, वो देखिए, यही लोग तो हैं वो जो देशभक्ति का और गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं। तो आपको तो अर्बन, वो बोला, आपको तो बोला जाता है कि ताऊ तो अर्बन अपने नक्सल है। आप जैसे लोग तो अर्बन नक्सल बोलते हैं ना, विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, ये सब आप लोगों को अर्बन नक्सल बोलते हैं, क्योंकि आप सरकार से सवाल करते हो, इसलिए आप अर्बन नक्सल हो गए। जब हम किसान आंदोलन कर रहे थे, हमें तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी, नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग, मवाली, दरिंदे, भेड़िए, और जब हमें देश का प्रधानमंत्री परजीवी कह सकता है। वो एक तरफ कहता है कि 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, तो शायद हम किसान जो हैं देश के, वो 140 करोड़ में आते ही नहीं, क्योंकि हम तो परजीवी हैं उसकी नज़र में। तो वो 140 करोड़ कहाँ कहाँ के जोड़ता है? हो सकता है अपने रिश्तेदार पाकिस्तान वालों को जोड़ लेता हो। जो किसान आंदोलन चल रहा था, जब वहाँ पे इतने किसानों की मौत हुई, किसान शहीद हुए, तो उस समय आपको कैसा लग रहा था? जब 700 प्लस किसान शहीद हुए, आपको कैसा अंदर से लग रहा था? क्योंकि आप तो वहीं ग्राउंड पे थे पूरे टाइम, आपने सब देखा है। आजकल उन परिवारों का क्या हाल है, जिन लोगों के परिवार से किसान शहीद हुए, उन परिवारों का क्या हाल है? किसी सरकार ने उनसे बात करी कि कुछ दिया उनको मुआवजा, कुछ मिला उन लोगों को? नहीं, सरकार से बात हुई थी हमारी, तो सरकार ने कहा कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि कोई किसान आंदोलन में मरा है, शहीद हुआ है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जो देश की सरकारें, क्योंकि जब पोस्टमार्टम हुआ है उन लोगों का, तो इनके पास उसका सबूत होना चाहिए। तो इस देश की सरकार को आप क्या कह सकते हो? हाँ, कुछ पंजाब की सरकार थी, हरियाणा की सरकार थी, और 1-2 अन्य प्रदेशों की सरकार थी, उन्होंने किसानों को 2-2 लाख रुपया दिया था जिनके परिवार के एक्सपायर हुए थे। उसमें अभी कई प्रदेश बचे हुए हैं, उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, एक बात और है, एक बात आई थी सुनने में, पता नहीं मुझे सच क्या है झूठ क्या है, आपको भी चुप रहने के लिए बोला गया था, और आपको भी आपको पैसे देने का ऑफर किया था, राशि,
क्या इस बात में कोई है दम, मतलब कुछ सच्चाई है? आपको जिस चुप रहने के लिए जिस बोला जाता? जिस दिन ये आवाज खामोश होगी, हम्म। उस दिन इस शरीर में प्राण नहीं होंगे, ये आवाज उस दिन खामोश होगी। मतलब आपको कुछ ऑफर किया था? हाँ, 10 करोड़ रुपए का ऑफर था मेरे पास। 10 करोड़ रुपए का? हाँ, पता नहीं क्यों मैंने उनसे कहा कि आप 10 करोड़ मुझे क्यों देते हैं, आप किसानों के जो 3 काले कानून हैं इन्हें वापस ले लें तो हमारी तो आवाज़ ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी, अब क्योंकि मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये कानून वापस नहीं हो सकते, तो मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि जब तक जीवित हूँ ये आवाज़ बंद नहीं हो सकती। तो ताऊ, इसमें बात ये होती है कि अंधभक्त बोलेंगे आपके पास सबूत क्या है? बोले कौन देगा ताऊ को 10 करोड़ रुपए? बोले मैं तो उन क्या अंधभक्त बातें कर रहे हैं? मैं तो उन अंधभक्तों से पूछता हूँ कि वो अपना सबूत देते कि उनका बाप कौन है। ये भी तो माँ ही बताती है कि इसका बेटे का बाप ये है, ये माँ बताती है। हम्म। तो जब तुम माँ पे विश्वास कर सकते हो तो हम पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे? नहीं, है विश्वास करने, मतलब एक बार ही विश्वास नहीं होगा किसी को भी कि कोई बोलेगा कि 10 करोड़ रुपए ताऊ को दिए थे किसान आंदोलन के समय चुप रहने सौ के सौ लिए। सौ करोड़ रुपए में तो विधायक खरीद रहे हैं, खोखा बोलते हैं, खोखा ये भी बात सही है। है। हम्म। देश का पैसा जा कहाँ रहा है? अभी ये कह रहे थे कि फ्री, देश का प्रधानमंत्री बोलता है हम्म। शायद दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान। आप हम्म। गूगल पे डालिए कि सबसे बड़ा फेंकूराम कौन है, आपको मालूम आ नहीं, जाएगा। गूगल पे तो कुछ भी आप डालो वो आ जाता है, उसमें कुछ कैसे आ ऐसा नहीं है। जाएगा, कैसे आ नहीं नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसी फेंकू, बात नहीं। अरे आप गूगल दुनिया का पे फेंकूरा, गूगल पे दुनिया अलग का, खेल होते हैं। अरे गूगल पे सुनिए, दिखती वाली हैशटैग चलाओगे ऊपर आ जाता है। अब किसी ने कुछ बोला मैं होगा उस हैशटैग चलते गए ऊपर आ जाता है। तो मगर ये भी बात गलत है। ये भी दूसरे के बात नाम गलत। क्यों नहीं आता, आपका नाम क्यों नहीं आता हैशटैग नहीं, में? देखिए ये भी बात गलत है कि इस तरह प्रधान, मैं हरदम, मेरे को कहीं भी वो जो बात होती है मुझे कहीं पसंद नहीं आती। फिलहाल अपने देश के प्रधानमंत्री हैं वो, अगर प्रधानमंत्री को ये कहा जाता है कि देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है पूरी दुनिया का, ये गलत बात है। क्यों? और ऐसा गूगल में अलग तरह से होता है ताऊ। गूगल में हैशटैग करके आप कुछ भी चीज ऊपर ला सकते हैं। सारे खेल एल्गोरिदम के होते हैं। आप किसी के बारे में बार बार बोलते जाओगे, चलिए जैसे जैसे आप उसे अरबन छोड़, नक्सल, जैसे अरबन नक्सल को बार बार बोलते जाओगे तो जैसे आपके नाम पे कभी आएगा और अरबन नक्सल डालेंगे, ताऊ अरबन नक्सल, तो आ जाएगा। क्योंकि आपको भी चल कई लोगों ने, अनभक्तों ने आपको अरबन नक्सल बोला, आपको माओवादी बोला, आपको टेररिस्ट बोला, आतंकवादी बोला, किसान, तो आपके नाम के भी आ सकता है। मगर इसका मतलब नहीं है आप ये हो, चलिए, इस ऐसा नहीं टेक्निक होता। को मैं नहीं जानता। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। आप दूसरी बता दीजिए। नहीं, क्या दूसरी तो झूठ, मैं कितने, मैं झूठा क्यों कहता हूँ? हाँ, वो झूठ की बात अलग है। अब तो झूठा ही तो है, झूठ की और क्या? बात अलग है। नहीं नहीं, झूठ की बात अलग है, मगर मैं देश का देश का प्रधानमंत्री अगर कुर्सी, पद पे रह करके झूठ बोलेगा तो उसे क्या कहोगे, वो प्रधानमंत्री के लायक है? ताऊ, वो आपके लिए झूठ है मगर अनभक्तों के लिए सच है। देखिए, उन अनभक्तों को पता चलेगा एक दिन, उनको भी याद आएगी। वो ताऊ, भी इसी 10 साल देश के, होने को आ रहे हैं। जो कोई 14 बात साल नहीं। का अंधभक्त था वो 24 साल का हो रहा है। उसका देखिए ब्याह इस, है, उसकी शादी है, उसकी पढ़ाई लिखाई है। उसने तो कहाँ अपने होगी, 10 साल बर्बाद कर दिए ना। कहाँ होगी शादी? कौन नहीं होगी। करेगा उनकी शादी जब उनको रोजगार नहीं है? शिक्षा उनको नहीं, रोजगार उनको नहीं, स्वास्थ्य उनको नहीं, तो हम्म। उन्हें, उनकी नौकरी करेगा वो, शादी करेगा कोई? अपनी हम्म। बेटी का भविष्य बर्बाद करेगा कोई? जब उसको पता है कि जिससे हम अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं उसके हाथ में तो तलवार है, उसके हाथ में तो लाठी है, उसके हाथ हम्म। में तो तमंचे हैं। और आज के दौर में ताऊ, आपको एक चीज और बताता हूँ। आज के दौर में जन्म पत्रियां तो बाद में मिलाई जाती है। पहले किसी भी लड़का और लड़की का जितना भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल देख के पता करता है कि ये अपने बच्चे की मानसिकता क्या है, ये क्या देखिए करता है आप, दिन भर। उससे पता लग जब, जाता है कि बच्चा कितना होनहार है, क्या बस तो करता है ये, दिन वो पता चल जाएगा, उनके ट्विटर भर। है, उस पर सब पे ये पड़े है। यहाँ तक कि नौकरियां, आज की तारीख में जब नौकरियां देती है बड़ी बड़ी कंपनियां, तो वो आपके सारे हैंडल्स देखती हैं, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स। आपका बायोडेटा तो गया अलग कि आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते, मगर सोशल मीडिया हैंडल्स भी देखती हैं आजकल कंपनियां कि आप किस तरह के इंसान हो। नहीं, अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, और जो ये अच्छे देखना है। इंसान है हम्म। रोजगार उन्हीं को मिलना चाहिए। हम्म। अब मैं तो लोगों से कहता हूँ, कुछ नहीं है। देखिए, अभी भारत के अंदर धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, हम्म। हर धर्म की निकलती हैं। बताइए, किसी, आप भी पढ़े लिखे हैं, मुझे ये बताइए किसी भी धार्मिक ग्रंथ में लिखा हो कि आप हथियारों के साथ जो है धार्मिक यात्राएं निकालें?
जो अभी हुआ हरियाणा में। अभी मैं बता रहा हूँ, हर बार की बात है। हम्म। क्या हथियारों के साथ धार्मिक यात्राएं निकलती हैं? किस भगवान, जिसे भी आप मानते हो, भगवान मानते हो, अल्लाह मानते हो, जीसस मानते हो, वाहेगुरु मानते हो, हम्म। तो किसने कहा है कि आप हथियारों के साथ निकालो? और जो हम्म। यात्राएं हथियारों के साथ निकलेंगी वो धार्मिक यात्रा हो नहीं सकती। हम्म। और जितने ये अंधभक्त हैं, मैं आज इनको एक चीज बताता हूँ। मोदी बहुत कहता है, और मोदी के जो चाटुकार हैं वो भी बहुत कहते हैं कि मोदी कुछ नहीं कर रहा तो कम से कम मुस्लिमों को टाइट कर रहा है। हम्म। मैं कह रहा हूं कि वो मुस्लिमों को टाइट नहीं कर रहा, हम्म। मुस्लिमों को टाइट करने के बहाने वो तुम्हें टाइट कर रहा है। देखिए, मुस्लिम के बच्चे जो होते हैं वो रोजगार मतलब नौकरी की तरफ नहीं जाते, सही बात। और रोजगार की तरफ जाते हैं। हम्म। तो वो क्या करते हैं, अपना धंधा करते हैं। कोई ठेली लगा लेगा, कोई पंचर की दुकान खोल लेगा, कोई मिस्त्री के काम में चला जाएगा, कोई कार के, कोई बस के, कोई ट्रक के, और कोई जो है पंपिंग सेट के, इन तरह के काम में लगेगा। और वो रोज सुबह से शाम तक निकलेगा, 1000 2000 रुपए कमाएगा, क्योंकि जरूरत सबको पड़ती है। गाड़ी आपके पास होगी, पंचर भी होगा, खराब भी हम्म। होगी, कहाँ जाओगे? उसी की दुकान पे जाना। इसकी पे जाओ या उसकी पे जाओ, सारे मुस्लिम ही मिलेंगे 99%। हम्म। वो तो अपने 200 2000 1000 2000 रुपए कमा के अपने घर जाएगा, शाम को मजे से अपने स्वयं और अपने बच्चों को खाना खिलाएगा, मौज से रहेगा। हमारे बच्चे क्या करेंगे? हाथ में डंडा लेंगे, तलवार हम्म। लेंगे, लाठी लेंगे, तमंचा लेंगे, और लहराएंगे। और क्या करेंगे? जय श्री राम, जय बजरंगबली, हम्म। और काट देंगे। और देश में रहना होगा तो हम्म। मोदी मोदी कहना होगा, हम्म। ये करेंगे। कहीं कहीं पकड़े जाएंगे, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, घर वालों की जमीन बिक जाएगी, घर बिक जाएगा, तब उसे छुटा के लाएंगे। घर पे बुलडोजर चल जाएंगे। ना, इनके बुलडोजर न चलने का, बुलडोजर तो मुस्लिम के ही चलता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों, किसके कई चला? केसेस नहीं, कई केसेस मुझे आए थे यूपी में। यूपी में कई मुझे केसेस आए थे जहाँ चले हैं, आप ऐसा नहीं है। आप बताओ ना, मैं तो पूछता हूँ, मैं सबूत के साथ बात करता हूँ भाई साहब। आपके हिसाब से। किसानों के ऊपर मंत्री के बेटे ने, टैनी ने गाड़ी चढ़ाई, उनकी हम्म। हत्या कर दी, बताइए उसके यहाँ बुलडोजर चला क्या? अभी हम्म। हमारी इंटरनेशनल पहलवान बेटियां थी, हम्म। जंतर मंतर पर 1 महीना रही, हम्म। यौन शोषण के आरोप सांसद पे लगे, हम्म। उसके घर बुलडोजर चला गया। बताइए नूह में अभी क्या, जिन्होंने वीडियो डाल डाल के लोगों को भड़काया, उनके हम्म। घरों पर बुलडोजर चला गया। मगर इसके पूरे ट्विटर पे ये चल रहा है कि बिट्टू बजरंगी को छुड़ाओ। जितने भी ये हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, ये बोलते हैं बिट्टू बजरंगी तो साफ आदमी है। एक और किसी मुसलमान का नाम लेते हैं, नाम मुझे याद नहीं है, उसका नाम लेते हैं, बोले उसको भी अरेस्ट करो। चलो उसको भी अरेस्ट कर लो, मगर ये कहाँ से बिट्टू बजरंगी कहाँ से हिंदू हो गया? ये ऐसे कांड हिंदू कब से करने लग गए? देखिए, जो मोनू भी, मानेसर, आपने सुना होगा नाम, मोनू हाँ, मानेसर, नहीं 24 नहीं, 25 साल का लड़का। अब वो मोनू मानेसर नहीं रहा, तो अब वो मोनू यादव हो गया। अच्छा। हाँ, वो इसलिए कि जब वहाँ दंगा हुआ तो इन हम्म। लोगों को बस की तो लड़ना है नहीं। हम्म। इन्होंने कहा कि यहाँ हरियाणा में जाट ज्यादा हैं, तो जाटों को लड़ाई दो। कहा जाट हमारे साथ आए, हमारी मदद करें, हिंदू धर्म की रक्षा करें। हम्म। जब रक्षा हमें करनी है तो तुम क्यों जाकर लड़ रहे थे भाई वहां? हम्म। तो जाटों ने कहा कि हम नहीं आने के, हम कभी नहीं लड़ाई करते, हम तो अमन पसंद लोग हैं। और जाटों का इतिहास है देश के अंदर कि वो हमेशा कमजोर का साथ देते हैं। सही बात है। और वहाँ के हरियाणा के जाट और समझ गए, तो इन्होंने फिर वहाँ की दूसरी जाति है, बड़ी जाति है, गुज्जर जाति, हम्म। उसको बुलाया। हाँ, उन्होंने मना कर दिया। हम्म। फिर इन्होंने यादव को बुलाए, हम्म। यादवों ने मना कर दिया। तो इस दंगे से पहले मोनू मानेसर के बारे में किसी को नहीं पता था कि ये किस जाति का है। हम्म। तो ये जो, जिसे मैं दलाल मीडिया कहता हूँ, आप बड़े बड़े नाम ले रहे थे जब से, हम्म। हम्म। मैं इनको एक नया नाम दे के रखता हूँ, मीडिया रवांडा। मीडिया रवांडा। और जो पत्रकारिता की लाइन में वो समझ जाते हैं कि हम्म। मीडिया रवांडा कौन है। हम्म। तो इन्होंने उसकी जाति जारी कर दी कि मोनू यादव, हम्म। ताकि यादव लोग अपनी जाति का लड़का समझ के उसके सपोर्ट में आ जाए। हम्म। और मैं एक पहले से कहता हूँ, वो जाट का हो, मुस्लिम का हो, गुज्जर का हो,
यादव का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जो अपराधी होगा वो अपराधी है, वो किसी जाति का नहीं है। उसको तो गौरक्षक बोलते हैं, बोले वो तो गौरक्षक का बहुत बड़ा काम करता है, उसने करीब 15,000 गौरक्षक, गाय बचाई, वो बोलते हैं सब, वो तो गौरक्षक है। गो रक्षा की, गांव गाय की रक्षा करने का काम सरकार का है। और सुनिए, गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में गाय के मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हिंदू है। और यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में गाय इनकी माताजी है। गोवा में, असम में, मणिपुर में, मेघालय में, वहां क्या है, वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आइए, बीफ की कमी नहीं होने देंगे। देश का प्रधानमंत्री 2018-19 में दिल्ली या 17 में दिल्ली की एक सभा में खड़ा होकर ऐसे चुटकी मार मार के कहता था कि पिंक रिजर्वेशन, पिंक रिजर्वेशन। मुझे भी नहीं पता था, सच्चाई यह है कि पिंक रिजर्वेशन होता क्या है। आप जैसे भाई से पूछा, भाई ये पिंक रिजर्वेशन क्या है, बोला गाय के मीट को कहते हैं। तो ये कहता था पिंक रिजर्वेशन। उस समय मनमोहन सिंह जब 2014 में सरकार छोड़ करके गए थे, तब हमारे देश से 19% गाय के मीट की एक्सपोर्ट होता था। तो आज दुनिया का सबसे बड़ा गाय के मीट का एक्सपोर्टर है। और हिंदुओं की सरकार, हिंदू हृदय सम्राट, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये अंधभक्तों को पता ही नहीं, क्योंकि वो तो अंधे हैं। उन्हें तो ये बता दिया, बस तुम्हें तो ऐसे जाना है। जैसे एक भेड़ चलती है ना, भेड़ का एक झुंड लाओ आप, तो भेड़ चलती है, आगे वाली भेड़ चलेगी तो सारी उसके पीछे वाली चलती रहेगी। आगे वाली कुएं में गिर जाए तो सारी कुएं में कूदेंगी। तो ये तो उस तरह के लोग हैं, इनको मंद बुद्धि के लोग जिस तरह बोलते हैं। बुद्धि तो है ही नहीं, बुद्धि तो हर ली जाती है। अच्छा, और ये जो आरएसएस की क्लास लगती है ना, कभी अटेंड कर लेना 10 दिन। मैं तो आज तक नहीं देखी। करके देख लेना, फिर तुम भी वहीं आ जाओगे उसी लाइन में। तो क्या होता है उसमें ताऊ, मतलब क्या सिखाते हैं लोग? माइंड वॉश करते हैं लोग। मतलब कैसे, कैसे माइंड वॉश क्या करते हैं? ये बताते हैं कि हिंदू इतनी तरह खतरे में हैं, देश गुलाम हो जाएगा, देश ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुस्लिमों का राज हो जाएगा, तुम्हारी बेटियों को उठा करके ले जाएंगे। इस तरह की ऐसा माइंड वॉश करते हैं ये लोग। बताइए, अरे मुगलों का राज हिंदुस्तान में 700 साल के करीब रहा, हिंदुओं का तब कुछ नहीं बिगड़ा। 200 साल अंग्रेज राज कर गए, हिंदुओं का तब कुछ नहीं बिगड़ा। 67 साल पिछले प्रधानमंत्री रह करके चले गए, तब इस देश का कुछ नहीं बिगड़ा। इस देश का प्रधानमंत्री सिख, राष्ट्रपति मुस्लिम, तब इस देश के हिंदुओं का कुछ नहीं बिगड़ा। और आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, ज्यादातर मुख्यमंत्री हिंदू, सारे पदों पे, बड़े पदों पे हिंदू। और फिर भी हिंदू खतरे में, तो इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। इससे तो मुसलमान का राज कर दो, कम से कम मुसलमान खतरे में तो आ जाएंगे। और ये ताऊ अखंड भारत की बात करते रहते हैं, कभी आपको समझ में आया अखंड भारत का क्या है सारा लोचा? मतलब अखंड भारत कैसे होएगा ये? मतलब पाकिस्तान भी आ जाए, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब आ जाएंगे तो वैसे ही वो तो फिर अगर आप सबको ले आओगे तो मुसलमान तो ज्यादा हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर अखंड भारत क्या होगा? जो अखंड भारत की बात करते हैं, इन सबके दामाद मुस्लिम हैं। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, और मोहन भागवत, इसकी भतीजी उर्मिला मातोंडकर। उर्मिला मातोंडकर इनकी भतीजी है? भतीजी है। अच्छा, ये नहीं पता। तो ये अधिकतर जो जितने भी हैं सब, तो इन्हें अपने मुस्लिम, अपने परिवार की तो याद आएगी। तो पाकिस्तान में मुस्लिम, अफगानिस्तान में मुस्लिम, बांग्लादेश में मुस्लिम, तो ये उसे अखंड भारत बता देते। आसाम इनके देश में नहीं है, वो मणिपुर इनके देश में नहीं है। मणिपुर नहीं है, नहीं, मणिपुर भारत में नहीं है, मोदी के भारत में नहीं है। वो 4 साल बाद आएगा। मोदी के भारत में सिर्फ 4 प्रदेश हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। जहां चुनाव होंगे वो मोदी के भारत में होगा। बाकी जैसे जैसे चुनाव खत्म होते चले जाएंगे,
वो मोदी के भारत के नक्शे से कटता चला जाएगा। तो 4 साल बाद आएगा मणिपुर। तो 2024 में जो अभी प्रधानमंत्री ने भी बोला है साफ साफ कि 2024 में वो आएंगे वापस, 15 अगस्त का जो 2024 में जो 15 अगस्त आएगा वही आएंगे वापस। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको लगता है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखने में तो किसी का खर्चा लगता ही नहीं। आपको नहीं लगता वापस आने वाले? ये भारत का दुर्भाग्य है कि लाल किले को भी इन्होंने चुनावी रैली के लिए अखाड़ा बना दिया। आज से पहले सन 47 से लेके और इस 15 अगस्त से पहले तक के किसी भी देश के प्रधानमंत्री का भाषण उठा करके देखे, वो देश को एक विजन बताते थे। नहीं, वो भी बता रहे हैं 1000 साल का विजन। क्या वो तो और भी लंबा विजन बता रहे हैं, छोटा का है तो बहुत बड़ा विजन। आपको यकीन है? नहीं, मेरे तो 14-15 जन्म निकल जाएंगे 1000 साल पूरे करते करते। जो पिछले 9 बार में जो इन्होंने इसी लाल किले से वादा किया था, उसमें से एक वादा इन्होंने पूरा किया। भारत में बुलेट ट्रेन आनी थी, आई। किसानों की आय दुगनी होनी थी, हुई। स्मार्ट सिटी आपके बना कोई यूपी में? हर घर, अरे सुनते रहिए आप सर, हर घर को छत दी थी, मिल गई। हर घर 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनेंगे, एक दिखा दो। हर सांसद हर साल एक गांव गोद लेगा। अरे और की तो छोड़ दो मोदी जी, तुमने 9 साल में 9 गांव गोद लिए होंगे तो तुम तो वजन में मर जाओगे गोद में उठाते उठाते। छोड़ो ना उन्हें, नीचे पैर वैर चलने लगे। नहीं, अपने बता दे, दूसरे की तो छोड़ दे। तो ये बताए ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी तो बच ली। देश समझ नहीं पाता इनकी बात को। ये एक ऐसा होता है ना कि द्व्यर्थी बात करते हैं, तो ये मोदी जो है हमेशा द्व्यर्थी बात करता है। मोदी ने कहा बेटी बचाओ, तो किससे बचाएं? उसने बताया था दरिंदे हम आ चुके हैं, हमसे अपनी बेटी बचा लो, तुम बचा सकते हो। अच्छा, ये था क्या मतलब? ये था मतलब। ये तो हम समझे ही नहीं। देखो आप, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी बीजेपी वाले, हाथरस बीजेपी वाले, उन्नाव बीजेपी वाले, चिन्मयानंद बीजेपी वाले, गुजरात बिल्किस बानो बीजेपी वाले, और आप जो वहां जाके देखो क्या नाम है, मणिपुर, ये सब बीजेपी वाले। नहीं, मणिपुर में नहीं, मणिपुर में तो वो तो भीड़ थी, उसमें ये कैसे कह सकते हो आपके बीजेपी वाले? वो तो एक लोगों की भीड़ थी जिन्होंने सारे कांड किया था, उसमें ये नहीं कह सकते कि बीजेपी वाले। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार। हाँ, देखिए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, आपको सांसद विधायक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि आप वहां सत्ता में बैठ के हमारी हिफाजत करोगे। आप प्रधानमंत्री होते तो निकाल देते मुख्यमंत्री को? क्या? आप प्रधानमंत्री होते तो मुख्यमंत्री को निकाल देते? दिल्ली की तिहाड़ जेल उसी दिन जैसे ही ये वीडियो आई थी, और जो बाल विकास और इसकी जो मिनिस्टर, ये जेल, देश का प्रधानमंत्री जेल जाना चाहिए था, क्योंकि ये वादा करके आया था वहां की जनता से कि आप डबल इंजन की सरकार बनाओ, आपको मैं सुरक्षा दूंगा। तो डबल इंजन की सरकार है और देश का प्रधानमंत्री बोलता नहीं है। हमारे देश की सेना किस काम के लिए है? नहीं, बोलते तो हैं, अभी 2 घंटे बोले हो। कहाँ 2 घंटे? अभी 15 अगस्त में बोले ना, 15 अगस्त में बोले। हाँ, संसद में भी बोले। नहीं, संसद में भी बोले 2 घंटा, और अभी भी बोले। इतना लंबा भाषण दिया उन्होंने, बोलते तो हैं। बेटियों पे क्या बोले? बेटियों पे बोले ना, बेटियों की सुरक्षा की बात की ना। डूब के मरने की जगह थी उसको, वे बेटियां सुरक्षा ही तो मांग रही थी। मणिपुर की बेटी सुरक्षा ही तो मांग रही थी, अंकिता भंडारी ने सुरक्षा ही तो मांगी थी। देश की बेटियां और मांगती क्या है तुमसे? इंटरनेशनल खिलाड़ी इस पे बैठी हुई थी जंतर मंतर पे 1 महीने तक, जिनको खींच करके और उनके चेहरे पर पुलिस के जूते तक रखे हुए दिखाई दिए। ये क्या मांग रही थी? अपने शरीर की सुरक्षा ही तो मांग रही थी कि तुम्हारे भेड़िए हमें नोच रहे हैं। क्या है प्रधानमंत्री को गैरत? तो ये लोग तो देखिए, इन लोगों को देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। और ये देश का प्रधानमंत्री जो इस समय है नरेंद्र मोदी, इसको तो कुछ नहीं चाहिए, कुर्सी चाहिए। और आप देख लेना, ये मेरी भविष्यवाणी है पर्सनल,
कि इसका हाल हिटलर का होगा। जिस दिन ये कुर्सी से हटेगा, या तो ये भारत छोड़ देगा या हिटलर बन जाएगा। ये कैसे बोल सकते हो आप? क्यों? मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि हिटलर बन जाएंगे? ये तो चलो कहने की बातें हैं कि हिटलर बन जाएंगे, सच्चाई है। जो आदमी सत्ता के बिना रह नहीं सकता, जिस तरह ड्रग्स के बिना, ड्रग्स का आदी नहीं रह सकता, उसी तरह सत्ता के बिना ये नहीं रह सकता। आपने देखा इस देश में इन्होंने नशे की लत में झोंक दिया। आपके यहाँ अगर 5 ग्राम नारकोटिक्स पकड़ी जाए तो शायद आपका घर से क्या, आपके सारे परिवार को अंदर कर देंगे। और 30,000 करोड़ की कई बार अडानी पोर्ट पर पकड़ी गई है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की औकात कि उसकी घर की जाके घंटी भी बजा दे। तब इसमें पब्लिक की भी गलती है। अपनी पब्लिक जो है ना, रोज तमाशे चाहिए उनको। वो लोग अब इस पे सवाल नहीं करते। अभी आप देख लो, मणिपुर पे सवाल होना बंद हो चुके हैं। इसी आप ट्विटर पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, आप सब जगह हो, आप देख लो मणिपुर पे आप सवाल नहीं करते। हमारी पब्लिक भी बड़ी नायाब है। इनको रोज कुछ तमाशे चाहिए, ये पुरानी चीजें भूल जाते हैं। तब भी गोदी मीडिया इतनी बढ़ रहा है क्योंकि उनको रोज एक नया तमाशा लाने को बोल दिया जाता है और वो तमाशे में पूरे जो देश को उलझा दिया जाता है और पीछे एक ट्रोल आर्मी छोड़ दी जाती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन एक गेम की तरह चलता है। फिर आप भी परेशान हो जाए। अभी इसी वीडियो पे था, मैं गारंटी करता हूँ जितको आप लोग बोलते हैं अंधभक्त बोलते हैं, वो आपको गालियां देंगे, दबा के गालियां देंगे आपको। जितनी हिम्मत है, नहीं चैलेंज है मुझे, अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया तो इतनी गालियां देना इस ट्विटर पे, आपकी इस वीडियो पे इतनी गाली देना, शायद वो आज तक हिंदुस्तान की किसी वीडियो पे गाली ना दे पाए। इतनी दो, है हिम्मत दो। वो आदत पे मजबूर है, उनको और कुछ नहीं आता है। उनके पास और कुछ देने के लिए है नहीं। मैं उनकी आदत को ही तो ललकार रहा हूँ। आप मोदी को कहो कि मोदी झूठ बोल रहा है, वो ये नहीं कहेंगे आगे कि मोदी झूठ नहीं बोल रहा। वो कहेंगे कि ये तो अर्बन है, नक्सल है, मवाली है, भेड़िया है, ये कहेंगे। वे कभी मोदी का बचाव नहीं कर सकते, कभी मोदी का बचाव नहीं करेंगे। तो दिन रात इसी काम पे लगे रहते हैं। ऐसा नहीं लगते, वो पैसा मिलता है। आप ट्विटर पे 2-2 रुपए ट्रोल ट्वीट करने के मिलते हैं, ये तो ट्रोल आर्मी है। और आज इस देश का सबसे बड़ा नाश जो करता है वो करता है दलाल मीडिया, क्योंकि वो अपना जमीर भी बेच चुका है, अपना चैनल भी बेच चुका है, वो सब चीज बेच चुका है। वो तो पूंजीवादियों के हाथ में है ना चैनल, वो तो नौकरी कर रहे हैं। हाँ, पीएम क्या देखिए, ये आज की तारीख में सुधीर, अमन, नविका जितने भी हैं तो नौकरी कर रहे हैं। उनको जो बोला जाता है उनको करना पड़ता है। कैसे कर दोगे? मगर पूंजीवादी है, अगर उनका मालिक कहने लगे जाकर के हत्या कर दो तो कर देंगे पैसे के लिए। तो फिर उनमें और किलर में अंतर क्या रह गया? ऐसा है ताऊ, हत्या नहीं करते हैं मगर करवा देते हैं अपनी बातों से। नहीं तो ये देखिए, अगर हत्यारा तो सामने से पता चलेगा गोली मार गया, जैसे लिंचिंग होती है, वो तो मुझे मारेगा अकेले को। नहीं सुनिए एक सेकंड, हत्यारा तो सिर्फ अकेला मुझे मारेगा क्योंकि आपने सुपारी मेरी दी है। ये तो मेरे पूरे परिवार को मार रहे हैं रोज दिखा करके। क्योंकि एक और चैनल है जो बहुत ज्यादा हिंदू महासभाएं करते हैं, सुरेश चौहान के साथ। उनके बारे में आपकी क्या राय बनती है? वो किस तरह के इंसान है, वो क्या चाहते हैं? उनके भी तो 2 बच्चे हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं ये सब करने के लिए, जो दंगे फसाद जैसे बिट्टू बजरंगी करता है? अभी आपने बताया, चलिए मेरे याद आ गया। देखिए अभी जितने भी ये यात्राएं चलती हैं धार्मिक, अभी मैं इनसे यही तो कहता हूँ जो अंधभक्त बने हुए हैं, जो यात्राओं में जा रहे हैं, मैं उनके माँ बाप से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को भेजते हैं, ये तुम्हारे बच्चों को भड़का करके धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वहां ले जाते हैं, जाति के नाम पर। अपने बच्चों को मत भेजिए। जो कहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, आप कहना बिल्कुल है खतरे में। उसमें जो है पहले प्रधानमंत्री के परिवार के बच्चे आएंगे, मुख्यमंत्रियों के परिवार के बच्चे आएंगे, देश के मंत्रियों के बच्चे उसमें आएंगे, सांसदों विधायकों के बच्चे परिवार आएगा। उनका परिवार आगे चलेगा, हम उनके पीछे चलेंगे, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है। तो पहले वो आगे चलेंगे, हम पीछे चलेंगे, देखते हैं धर्म बचे या नहीं बचता। वे नहीं आएंगे। क्यों?
कि तुम्हारे बच्चों को अनपढ़ जाहिल गंवार रखना है तभी तो सत्ता में बने रहना है। तुम्हारे बच्चों के हाथ में हथियार देने हैं और अपने बच्चों के हाथ में लैपटॉप और कलम देना है। अच्छी अच्छी नौकरियां दिलवानी है उनको बाहर अमेरिका लंदन में। अरे अमेरिका लंदन में नहीं, अभी आप देखो ना, अब आईएएस के यहाँ से एग्जाम ही खत्म कर दी है। अब तो बैकडोर से अभी पीछे 100 आदमी भर्ती करे हैं, सारे आरएसएस के भर्ती कर दिए, आरक्षण खत्म कर दिया देश में। देश में जो गरीब के बच्चे आरक्षण से पढ़ लेते थे, शिक्षा के स्कूल खत्म कर दिए। जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो खत्म कर देते जा रहे हैं, उनमें जो प्रोफेसर और वो टीचर भर्ती होते थे वो कम करते जा रहे हैं, प्राइवेट करते जा रहे हैं, क्योंकि उद्योगपतियों के हाथ में देना है। और वहां कौन पढ़ेगा? पैसे वाले का बच्चा पढ़ेगा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो देखिए, अगर आपका बच्चा गरीब, आप गरीब है, आपका बच्चा पढ़ लिया तो पढ़ लिख करके वो सत्ता से सवाल करेगा। ये इनको पसंद नहीं है। इनको तो पसंद ये है कि जी हजूरी करेगा। हमने कह दिया इस दंगे में जाना है तो जाना है। ये तो वो चाहते हैं ना। अच्छा ताऊ, दोबारा से किसान के मुद्दों पे आते हैं। किसानों का एमएसपी का क्या हुआ? हो गया क्या एमएसपी का काम? नहीं हुआ। सरकार जो है धोखा दे गई। लिखित में भारत सरकार ने लिखित में वादा किया था। उसके एक सचिव थे संजय अग्रवाल, उसके सिग्नेचर से लेटर मिला था, तब किसानों ने धरना समाप्त किया था। तो उसमें 4-5 वादे उन्होंने किए थे, जैसे बिजली अमेंडमेंट बिल हम नहीं लाएंगे, एमएसपी पे एक कमेटी बनेगी जिसमें किसान संगठन जो धरने आंदोलनरत हैं इनमें से रहेंगे, और कई तरह के उसमें रखे गए थे, और भी बातें थी, और उन सब से सरकार भाग चुकी है। अच्छा, अब एक दो सवाल और हैं जाते जाते। आप भी यूट्यूब तो देखते होंगे, आपको कौन सा यूट्यूबर पसंद है? आप अजीत जी पसंद हैं, प्रसून जी, रवीश, अभिसार, और आपको पसंद है तो क्यों पसंद है? क्यों ट्रोल? हमारे देश के जितने अच्छे यूट्यूबर हैं उनको ट्रोल किया जा रहा है इस समय। नहीं वो ठीक है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपको कौन पसंद है जो आपको लगता है कि बिल्कुल सच बोलते हैं ये और अच्छा बोलते हैं, समझाते हैं? देखिए, वो मेरी अपनी पर्सनल राय है, क्या उसमें हो सकता है मैं गलत हूँ? नहीं, पर्सनल अपनी राय होती है। अगर इस देश में मुद्दों पर फैक्ट बात करता है, मुद्दों पर एनालिसिस करके, तो वो देश के पुण्य प्रसून वाजपेयी जी है। बिल्कुल सही बात। और जो अपने चैनल पर जैसे आपने हमें बैठा रखा है, इस तरीके से अगर कोई बैठाता है तो वो मैंने देखता था, वो है दीपक शर्मा। हाँ, दीपक शर्मा जी। हाँ, और उसमें एक वो जिसे वो टाइगर कहते हैं, वाकई टाइगर है अशोक वानखेड़े। अशोक वानखेड़े भाई वाकई टाइगर है। बहुत अच्छा, बहुत टाइगर अच्छा है। इंसान अच्छे हैं, पहली बात है। ये सब लोग देखिए, पत्रकार जब भी अच्छा बन सकता है जब वो इंसान अच्छा हो। अगर वो इंसान अच्छा नहीं होगा तो कभी पत्रकार अच्छा नहीं बन सकता। अजीत अंजुम जी हैं, अजीत भाई हैं, तो हमारे किसान आंदोलन में इन्होंने तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत मेहनत करी थी, बहुत मेहनत की। और हमारे बात तो एक संदीप चौधरी है, वो तो न्यूज़ 24 में थे, अब उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, नए में आ गए। लग रहा है गलत जगह चले गए, वहाँ कितने दिन रहेंगे? नहीं, जो अच्छा आदमी सही जगह जाता है तो वो क्या कहते हैं, अगर गलत जगह भी चलेगा, गलत जगह को सही कर देता है। नहीं, जब जहाँ सारी तालाब ही गंदा हो वहां एक मछली क्या करेगी? तो हो सकता है मालिक ने संदीप भाई को इसीलिए बुलाया हो कि मालिक को पता है मेरा तालाब गंदा हो गया, संदीप भाई आइए आप साफ करिए, मेरे को गंदा तालाब पसंद नहीं है। अगर उसने ऐसा बुलाया तो उस मालिक का धन्यवाद है। ऐसा ही होगा, क्योंकि संदीप चौधरी को मैं दूर से ही देखता हूँ, पास में भी मिला हूँ, शायद वो मुझे नहीं पहचानेंगे। तो उनका व्यवहार जो है ना वो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो यूट्यूब इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं जिनके मिलियन फॉलोअर है, 5 मिलियन है, 6 मिलियन है, ये लोग आपको नहीं बुलाते? नहीं। क्यों? अभी मेरी जैसे ये जिसको हमें दलाल मीडिया कहता हूँ, इनके जो पत्रकार हैं वो प्यार करते हैं, मिलते हैं जैसे पत्रकार प्यार करते, कहते हैं ताऊ तेरे जैसा वैसे इंसान तो हमें मिला नहीं। मगर कहाँ है यार, तुम कभी हमसे बात ही नहीं करते। बोले ताऊ एक काम हो जाएगा तुरंत तुमसे बात करने पे,
अगर आपका इंटरव्यू हमने अपने चैनल पे चला दिया तो या तो उस दिन चैनल बंद हो जाएगा या हमारी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि आप इतने बेबाक बोलते हो सरकार के खिलाफ। मगर चलो आप अपनी नौकरी बचा के रखें, वो अपना चैनल बचा के रखें। हमारे लिए तो छोटे छोटे हमारे यूट्यूबर जो साथी हैं वही बहुत है, और देश की जनता ज्यादा चाहती है। नहीं, जनता तक आपकी आवाज तो पहुंचेगी जब ये लोग सब मिल जाएंगे। इनके टोटल फॉलोअर मिलाएं सब लोगों के तो 25-30 मिलियन के फॉलोअर होते हैं। तो मेरा सब लोगों से यही कहना है, चाहे वो अभिसार जी हो, प्रसून जी हो, दीपक भाई हो, और जो भी हैं, आप ऐसे चेहरे जो कि एक आवाज हैं, पब्लिक की आवाज, उनको मौका दीजिए अपने चैनल पे आने के लिए। ताऊ को इनवाइट करें, ताऊ से बात करें। ये असली में जो जमीनी हकीकत है वो आपके साथ में लेके आएंगे, पब्लिक की जमीनी हकीकत। आप और हम जमीन पे नहीं जाते हैं। हम लोग सब लोग सुन के अपना माइंड बना के और अपना प्रोग्राम करते हैं। आप लोग जमीन पे हो, आपको पता है आज सुबह टमाटर का भाव क्या था, आपको पता है दूध का भाव क्या था। एक आम आदमी के लिए, एक आम आदमी आज की तारीख में बिजली का बिल कितना आ रहा है, आपका पानी का बिल कितना आ रहा है, हवा साफ है या नहीं है, पानी साफ है या नहीं है, बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, आपके लिए स्वास्थ्य केंद्र खुले या नहीं खुले, रोड गटर सिस्टम, ये सब आपके लिए हो रहा है, वो आपको पता है। अभी आपने स्कूल की बात कर दी, आपको बीच में रोकता हूँ जी। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था। 15 अगस्त को भारत के 80% स्कूल बंद थे। 15 अगस्त को उन्होंने 14 अगस्त को ही आजादी मना ली। अच्छा, क्या इस देश के जो ब्यूरोक्रेट हैं या इस देश के नेता हैं उनको डूब के मरने की शर्म है? और वो अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। वो देश के गद्दार लोग थे। कोई इन पर कार्रवाई नहीं कर सकता। आपको एक सच्चाई बताता हूं, मैं 2 फरवरी से आज आपको एक ऐसी चीज बताता हूं, क्योंकि आप दूसरे देश में बैठे हैं और वहां से आज मेरे सौभाग्य है कि आपसे जुड़ने का मौका मिला। 2 फरवरी से मैं बिना गैस के रहता हूं, कुकिंग गैस, बिना कुकिंग गैस के। क्यों? 2 फरवरी को मैंने बुक की थी, 9 फरवरी तक नहीं आई, शिकायत की और शिकायत पे कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, ना भारत सरकार का ना उत्तर प्रदेश सरकार का। लिखित में मेरी शिकायत है, उनके पोर्टल पे शिकायत है, उनके कंप्लेंट विभाग के नंबर पर शिकायत है, उनके ट्विटर पे शिकायत है। ट्विटर पे फिर मैसेज दिया उन लोगों ने कि मैसेज पे भेज दीजिए, उनके मैसेज पे भेजा, यहाँ के डीएम को दिया, जिला आपूर्ति अधिकारी को दिया, कोई कार्रवाई नहीं है। ये है इस देश में कानून, तो ये लोकतंत्र बचा है। अब तो ऐसा है ना, इनको सहारा है अंधभक्तों का। नहीं, देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, ये मुझे मत दे गैस, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो गांव का आदमी हूँ, मैं तो चूल्हे पे बना नहीं जानता हूँ। मेरे माँ बाप का, मैं अपने माँ बाप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे ऐसा कर करके गए हैं कि मैं किसी का असरिया नहीं हूँ। मैं रोटी भी जानता हूँ, मैं सब्जी भी जानता हूँ, और मैं महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी सीख लें। जो स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना, स्वेटर जर्सी, मैं अपनी बुन करके खुद पहन लेता हूँ। मुझे ये भी सिखा के मेरी माँ गई है। तो मैं ये नहीं चाहता कि दूसरे का असरिया बनो। लेकिन मैं एक चीज बता रहा था ये गैस के बारे में, इसलिए बता रहा था कि जब मेरे जैसे को इतनी प्रॉब्लम है, जो इतना जागरूक होने के बाद, सब जगह शिकायत करने के बाद भी कामयाब नहीं हुई, तो आम जनता का क्या हाल होगा, मैंने ये इसलिए आपको बताया। चलिए तो आखिरी के 2 मिनट 5 मिनट आपको कुछ थोड़ा सा ज्ञान देना है अनुभक्तों को, तो आप अपने तरीके से, अपने स्टाइल से इनको 5 मिनट का ज्ञान दे सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा बीच में, आपको जो बोलना है दिल खोल के इस जो अपना चैनल पे आराम से बोल सकते हैं, खुल के। इनको थोड़ा ज्ञान दीजिए, इनको समझाइए कि भाई क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे हो, क्या मिलेगा, तुम्हारे घर पे कोई नेता आने वाला नहीं है, कोई भी हो,
कोई नेता तुम्हारे घर नहीं आ रहा था। अभी मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ, अभी हमारे यहाँ कांवर यात्रा चल रही थी। हाँ। तो कांवर यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवर यात्रियों पे फूल बरसाऊंगा मैं हेलीकॉप्टर से। अच्छी बात तो हर साल है, होता है। नहीं अच्छी बात है, बरसाइए। है। फूल बरसाए गए, अधिकारी पैर दबा रहे हैं, और जब एक कांवर लाते हुए उनका डीजे हाई टेंशन तार से टकराता है, मर जाते हैं। 7-8 लोग उसमें मर जाते हैं, 10-15 वहां घायल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई सांसद उन तक पूछने भी नहीं गया कि तुम्हारे यहाँ कौन मरा, क्या हुआ। तो मैं यही तो कहता हूं, इनकी अंधभक्ति में मत आओ। भगवान ने कभी नहीं कहा, अल्लाह ने कभी नहीं कहा, जीसस ने कभी नहीं कहा, वाहे गुरु ने कभी नहीं कहा कि तू नंगे पैर मेरे यहाँ या जूते पहन के आ। तू सावन में आ या भादों में आ। सावन में शिवजी महाराज खुश होंगे और 11 महीने शिवजी महाराज नाराज रहेंगे। ऐसा नहीं होता। तो उनने कहा है कि तू सच्चे मन से आ, घर में रह। कबीरदास जी थे हमारे यहाँ, एक कवि हुए, लेखक थे। अगर वो आज जिंदा होते तो उस पे देशद्रोह का मुकदमा लग करके कबीरदास जी जेल के अंदर होते, जिस तरीके से वो लिखते थे। और ये सारे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, ये अंधभक्त भी पढ़ते हैं उसे। तो वो 2 दोहे में मुझे याद है, मैं दोनों कम्युनिटी के लिए कहना चाहता हूँ कि का हिंदुओं के लिए है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। कुछ लोग इसका समझे नहीं होंगे। हाँ, मतलब क्या है? पहाड़ को पूजने से अगर भगवान मिलते हो, पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलते हो, तो मैं पहाड़ को पूज लूंगा। और उससे तो चक्की भली है, चाकी जिससे हमारा आटा बनता है। ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार, तो वो तो 2 पत्थरों के बीच में पिस रहा है, उससे तो चक्की भली है। उसने तुरंत मुसलमानों पे भी कहा, काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला भांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। सही बात। और मुझे राहत इंदौरी जी की एक बात याद आती है। राहत इंदौरी जी कह रहे थे कि एक मुशायरा चल रहा था और उसमें ऐसे ही अंधभक्त बैठे थे, जैसे मोदी जी भाषण देते हैं, बस अंधभक्त क्या कर लाइन फेल हो गई लगता है ताऊ की। ये हमारे साथ ताऊ थे और थोड़ी लाइन में प्रॉब्लम आ गई है। ताऊ को हम दोबारा शो में लेके आएंगे। बहुत बेबाक बोलते हैं, अपने दिल से बोलते हैं। अब अंधभक्त अगर ये समझते हैं हम उनके भाई हैं, तो हम आप लोगों को सिर्फ समझा सकते हैं। हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि अंधभक्ति में कुछ रखा नहीं है, आप लोगों को अंत में कुछ नहीं मिलेगा। तो अपना जीवन के जितने निर्णय हैं आपको खुद लेने हैं। अपने माँ बाप की तरफ देखिए, उनकी मुश्किलें देखिए, और अगर आपको उसमें नहीं समझ में आता है तो शीशे के सामने खड़े होके अपने आप से बात करिए कि जो आपने रास्ता अपनाया है उससे आपको क्या हासिल होगा अंत में। और शीशा कभी झूठ नहीं बोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।